नमस्ते फ्रेंड्स। नेशन फर्स्ट सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारा प्रीलिम्स 2021 के साथ जो करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम आज आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक की बात करेंगे उसमें आपका रोको यूनिवर्सिटी से हम स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक जो बॉडी है FSSAI के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। और साथ ही हम आज इकोनॉमिक्स के एक सेक्शन से भी एक टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, NCDS का। ओके, तो जो पहला टॉपिक है हमारा रुको, तो पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैं जो भी पढ़ाने वाला हूँ उसमें जो कुछ दो तीन टर्मिनोलॉजीज आने वाली है। जैसे कि आपका हो गया बायोफ्यूल्स होता है। ठीक है, तो बायोफ्यूल्स क्या है कि भाई जो भी कोई प्लांट्स मटेरियल होते हैं या फिर एनिमल जो डेड हो चुके होते हैं या फिर मर चुके होते हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है, जो खराब कचरा या फिर उनकी बॉडी जो मरने के बाद जो उनकी बॉडी का जो वेस्ट बचा हुआ होता है, वैसे प्लांट्स के कुछ रेसिड्यूज होते हैं, यानी कि जो कुछ बचे कुछ जो भाग हिस्सा होता है, तो क्या होता है वो सड़ने लगता है। तो ऐसे सड़े हुए हिस्से से हम कुछ क्या करते हैं, फ्यूल बनाते हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम है कि पेट्रोल डीजल ये सब क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जो प्रदूषण फैलाने वाले कुछ घटक होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ये सारे जहरी जो गैस होते हैं, ओके, विषैली गैस, पॉइजनस गैसेस होते हैं और रिलीज होते हैं। जैसे कि हम व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो क्या होता है कि इससे ये सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकलते हैं। तो लेकिन बायोफ्यूल ऐसा बायोफ्यूल है जिसको हम कैसा बोल सकते हैं, नॉन कन्वेंशनल बायोफ्यूल बोल सकते हैं। ओके, जो क्या होता है एनर्जी का एक बेहतरीन सोर्स है, और जिससे क्या होता है कि पोल्यूशन भी कम होता है और एनवायरमेंट भी क्लीन रहता है। ओके, तो क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट दिनों दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, फिर उसके बारे में चर्चा हम आए दिन सुनते रहते हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज के बारे में यूपीएससी में भी कई बार उसके उसके रिगार्डिंग प्री में या फिर मेंस में क्वेश्चन भी पूछती है। ओके, तो जो बायोफ्यूल्स होते हैं क्या होता है कि ऐसे कुछ सड़ी हुई चीजों से क्या होता है कि एक बायोफ्यूल बनाया जाता है, जिसका उपयोग हम व्हीकल्स में या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बायोफ्यूल को आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। बायोफ्यूल में कभी फ्यूचर में एक सेपरेट लेक्चर लूंगा कि भाई बायोफ्यूल होता क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोफ्यूल्स के रिगार्डिंग एक पॉलिसी भी बने हुए हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है उसके रिगार्डिंग जो बताना था वो मैंने आपको बायोफ्यूल के बारे में बता दिया। ठीक है, दूसरा जो हमारा होगा TPC यानी कि टोटल पोलर कंपाउंड्स। ओके, तो क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी ऑयल ऑयल मतलब वो पेट्रोल वगैरह या फिर डीजल की तरह वो जो ऑयल यूज किया जाता है वो नहीं, यहाँ पे ऑयल मतलब कुकिंग ऑयल की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी हम कुकिंग ऑयल यूज करते हैं हमारे घर में यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे हाउस होल्ड के पर्पज से यूज होने वाले ऑयल से ज्यादा जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जैसे कि 5 स्टार होटल हो गए, ठीक है, जो हाईवे पे होटल्स होती है, या फिर स्वीट बनाने वाली या फिर हलवाई की जो दुकान पे जो ऑयल यूज किया जाता है, कुकिंग ऑयल, तो क्या होता है कि कई लीटर, हमारे देश में हजारों लीटर रोज का क्या होता है ऑयल यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार हम उस ऑयल को यूज तो करते हैं तो तब तक वो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एक ही ऑयल का हम बार बार यूज करते जाते हैं तो क्या होता है कि उस ऑयल को क्या होता है कि हीटिंग यानी कि गर्मी से और टेम्परेचर ज्यादा मिलने के कारण क्या होता है उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जो क्या होता है टेम्परेचर और हीटिंग के कारण, प्रेशर के कारण क्या होता है उनमें कुछ केमिकल्स मल्टीपल होने लगते हैं। ओके, और उसे मल्टीपल केमिकल्स को क्या होता है, वो केमिकल्स जो कैसे हो जाते हैं मल्टीपल होने के बाद वो ज्यादा टॉक्सिक बनते जाते हैं। जितने हम ऑयल को जितना गर्म करते जाते हैं एक बार यूज करने के बाद, ओके, तो टॉक्सिक एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे लिए, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इसी हार्मफुल एलिमेंट्स को या फिर जो टॉक्सिक केमिकल्स है जो जिसको हम TPC यानी कि टोटल पोलर कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है आपको दिखेगा। ठीक है, हम पढ़ भी लेंगे उसको। तो ये जो टोटल पोलर कंपाउंड्स जो यूज्ड कुकिंग ऑयल में बढ़ते जाते हैं उसके बार बार यूज करने से, तो उसको रोकने के लिए ऐसे होटल से या फिर जो डेयरी इंडस्ट्रीज है वहां से उस ऑयल को खरीदने के लिए या फिर उन लोगों से वो परचेस कर लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इनिशिएटिव चालू किया है, उसी का नाम दिया गया है रुको। तो ओके, तो आपको ध्यान रखना कि रुको जो इनिशिएटिव है आपका वो पर्टिकुलर किसके रिगार्डिंग है, यूज्ड कुकिंग ऑयल के रीपर्पस के रिगार्डिंग। ओके, तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे, तो ध्यान देना। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का, देखो करंट अफेयर्स 2020 के सीरीज में रुको रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, उसके नाम से पता चल रहा है कि हम जो भी ऑयल यूज करते हैं उसका रीपर्पस से उसको यूज किया जाएगा। ओके, और खास तौर पे आपके बायोफ्यूल को बनाने के लिए। ओके, बायोफ्यूल को मैंने आपको समझा दिया कि बायोफ्यूल है क्या शॉर्ट में। ओके, उसके बारे में हम कभी नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ओके, तो देखो लोको इनिशिएटिव किसने किया है, लॉन्च किया है FSSAI यानी कि फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है एफएसएसआई, इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा गूगल करना है, ठीक है, क्योंकि प्ले के हिसाब से आपको यदि पूछ लिया जाए कि भाई एफएसएसआई कब स्टैब्लिश किया गया था, फिर किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश किया गया था, ओके। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट काम करता है, ठीक है। तो याद रखना है रुको इनिशिएटिव एफएसएसआई का है, ओके। इनिशिएटिव किसके लिए है? टू कलेक्ट एंड कन्वर्ट, ऑयल को कलेक्ट करने का है और उसको कन्वर्ट करने का है, किस चीज में? कन्वर्ट द यूज्ड कुकिंग ऑयल इनटू बायोफ्यूल्स। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो डेड एनिमल्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स कुछ सड़ चुके होते हैं, ओके, तो उनके सड़ने के बाद जो कुछ रेसिड्यू होते हैं, जो बचे कुछ जो अवशेष होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनको क्या होता है एक्सट्रीम हीट और प्रेशर देके क्या किया जाता है, उनको फ्यूल में तब्दील किया जाता है और उसी फ्यूल को हम क्या बोलते हैं? बायोफ्यूल्स, ओके। और बायोफ्यूल क्या है? एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक सोर्स है, ठीक है, और बहुत सस्ता भी होता है और जिससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता और हमारा एनवायरनमेंट भी उससे क्लीन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो टीपीसी, देखो इसी के रिगार्डिंग एक टॉपिक हमारा टीपीसी, टोटल पोलर कंपाउंड्स, उसके बारे में लिखा हुआ है, देखो दे आर टॉक्सिक। मैंने आपको जैसे बताया कि कैसे होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, ओके, जहरीले होते हैं, ओके, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ओके, सो हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए भी कैसे होते हैं? हार्मफुल होते हैं। नेक्स्ट देखो दे आर एसोसिएटेड विद डिजीजेस, हमारी बॉडी के बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजीज होते हैं, जैसे कि कैंसर का डिजीज हो गया, ओबेसिटी आपकी जो बढ़ती है ना, ओबेसिटी के इश्यू भी भारत में बढ़ते जा रहे हैं, जो मोटापा बोलते हैं जिसको ओबेसिटी, ओके। तो ऐसे ओबेसिटी के इश्यूज को या फिर अलग अलग तरह की बीमारियां उससे बढ़ती है टीपीसी, ओके, टोटल पोलर कंपाउंड, ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। और क्या होते हैं? यदि एक ही तरह का ऑयल बार बार उसको यूज किया जाए और उससे बनी हुई चीज यदि हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ पे क्या होता है? उसका बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारी ओबेसिटी भी बढ़ती जाती है, ओके। और हमारे काम करने की जो एफिशिएंसी होती है फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी क्या होती है? वो इफेक्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो टीपीसी क्या मॉनिटर करता है? मॉनिटर यानी कि ध्यान देता है, ओके, फिर उसको उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, मॉनिटर्स द क्वालिटी ऑफ ऑयल। टीपीसी से हम इतना पता कर सकते हैं कि भाई ऑयल की क्वालिटी कितनी। मान लो कि फर्स्ट टाइम हम किसी एक कोई कढ़ाई है, ठीक है, समझ लो, और इसमें हमने कोई आधा या 1 लीटर ऑयल इसमें डाला हुआ, ओके। मान लो कि मम्मी घर में भजिया बना रही है, ओके, तो पहली बार मम्मी ने यूज कर लिया उसको, तो यूज करने के बाद क्या होता है? एक बार उसको हीट या फिर टेम्परेचर प्रेशर मिल गया उसको, तो क्या होता है कि उसमें कुछ टीपीसी के जो केमिकल्स होते हैं वो क्रिएट होती है या फिर बनने की शुरुआत होती है, ओके। तो क्योंकि हमने एक बार खाना उसमें पका लिया तो बचा हुआ जो ऑयल होता है उसमें क्या होता है? टीपीसी की बनने की शुरुआत हो जाती है, टोटल पोलर कंपाउंड्स, जो क्या होता है? टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। लेकिन यदि मान लो कि इसी ऑयल को हम फिर से मम्मी, मान लो कि सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे मम्मी ने एक बार भजिया या फिर कुछ फ्राई समोसे बनाने के लिए तेल को यूज किया, लेकिन मान लो उसी तेल को मम्मी यदि दूसरे दिन या फिर और 2 से 3 बार उस ऑयल को यूज करती है तो उससे क्या होता है कि एक ही ऑयल बार बार टेम्परेचर के कारण, हीटिंग के कारण क्या होता है? उसमें टीपीसी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती जाती है, मात्रा उसकी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे टीपीसी की मात्रा बढ़ती जाती है मतलब कि समझ लो कि वो ऑयल आपके खाने के लिए अभी ज्यादा पहले की तुलना में यूजफुल नहीं या फिर हेल्दी भी नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? वो हार्मफुल होता है, ओके। नेक्स्ट देखो डिसाइड, टीपीसी से हम क्या डिसाइड कर सकते हैं? वेदर द ऑयल इज सेफ, ऑयल सेफ है कि नहीं, खाने लायक है कि नहीं, ओके, कितना सुरक्षित है, फॉर फर्दर यूज और नॉट, यानी कि उससे हम पता कर सकते हैं टीपीसी के मेजरमेंट से कि फर्दर यूज के लिए हम इस कुकिंग ऑयल को यूज कर सकते हैं कि नहीं, ओके। और याद रखना कि जितना टीपीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ऑयल में उतना ही वो ऑयल खाने के लायक नहीं कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो टारगेट, अब सेकंड आने वाले एनवायरनमेंट के सेक्शन से आपको यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि टारगेट्स के रिगार्डिंग कुछ सेंटेंस दिए गए होंगे आपको, ठीक है, तो आपको इसके बारे में एक्स्ट्रा गूगल भी करना है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दूं टारडिग्रेड क्या है? एक तरह का एनिमल है, ओके। तो किस तरह का एनिमल? देखो टारडिग्रेड इज एन एनिमल कैन सर्वाइव एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर वाला एरिया हो या फिर किसी एरिया में कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर हो, ओके। प्रेशर मतलब कोई इंसान प्रेशर नहीं लगाता है, एटमॉस्फेरिक एक प्रेशर आता है, ओके। आप जब जियोग्राफी पढ़ोगे डीप में तब आपको पता चलेगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। तो जो प्रेशर रहेगा वो, और जो टेम्परेचर है तो हद से ज्यादा टेम्परेचर, जैसे कि हम इंसान जो है तो हम क्या है कि ज्यादा से ज्यादा 45-50 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर होता है वहां तक सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हर साल क्या होता है गर्मी के सीजन में हम देखते हैं राजस्थान के एरिया में या फिर नदर्न इंडिया में क्या होता है कि टेम्परेचर 45 या फिर 50 के तकरीबन पहुंच जाता है, तो वहां तक के टेम्परेचर हम सर्वाइव कर सकते हैं।
लेकिन ये जो टारगेटेड एनिमल है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर 60-70 डिग्री के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वैसे टेम्परेचर में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, प्रेशर में भी। नेक्स्ट देखो, कैन सर्वाइव द फ्रिजिड वैक्यूम ऑफ स्पेस। कोई ऐसा स्पेस हो, खाली स्पेस, जहां पे क्या होगा, फ्रिजिड, फ्रिजिड यानी कि ठंडा, जो ठंडा इलाका होता है वहां पे ठंडे इलाके के विस्तार में भी क्या होता है वो सर्वाइव कर लेता है। ओके, तो ज्यादा ठंडी में भी और एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में भी क्या होता है वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। सर्वाइव यानी कि वो अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना। अब लास्ट टॉपिक है हमारा जो आज का हम डिस्कस करने वाले इकोनॉमिक्स के सेक्शन से, वो है आपका एनसीडेक्स। इसमें एक टॉपिक है आपका, उसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, आपका होगा डेरिवेटिव्स। तो पहली बात तो ये है कि सर डेरिवेटिव्स होता क्या है, तो ध्यान देना। मान लो कि मैं एक किसान हूं, ठीक है, तो मैंने गन्ना का प्रोडक्शन किया, शुगर केन। ओके, तो शुगर केन का प्रोडक्शन कर लिया मैंने, तो शुगर केन का प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है, उस शुगर केन को मैं फैक्ट्री में ले जाऊंगा या फिर मंडी में उसको बेच दूंगा, और मंडी से वो शुगर केन की, शुगर बनाने की जो फैक्ट्री है, शुगर मिल्स, वहां तक वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो शुगर केन की मदद से हमने क्या प्रोडक्शन नेक्स्ट किया, शुगर बनाया। ठीक है, तो एक जो आपका शुगर केन था, जो रॉ मटेरियल था, उस रॉ मटेरियल से हमने एक रेडीमेड मटेरियल बनाया जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं, शुगर को हमने बनाया। तो शुगर जिस भी आधार से या फिर जिस चीज की मदद से हमने बनाया है उस चीज को क्या बोलते हैं, आपका डेरिवेटिव्स। ओके, तो ऐसे कि आपके बहुत सारे डेरिवेटिव्स हो गए, जैसे कि आपका पल्सेस हो गए आपका। ओके, जैसे कि चने, पल्सेस यानी कि चने होते हैं। ओके, तो ये सारे डेरिवेटिव्स होते हैं कि जिसके आधार पे क्या होता है कि हम किसी भी चीज की क्या होती है वैल्यू डिसाइड करते हैं। मान लो कि शुगर केन की जो वैल्यू है, ओके, वो पर केजी हम मान लेते कि वो 1000 रुपीज है। कितनी है, 1000 रुपीज। ओके, शुगर केन की वैल्यू पर केजी 1000 की, हालांकि इतना होता नहीं, मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि 1000 रुपीज पर टन हम समझते, ठीक है, पर टन 10,000 समझते, चलो ठीक है, तो आपको समझने में इजी होगा। ओके, तो 10,000 रुपीज पर टन शुगर केन की वैल्यू है, तो उसके आधार पे हम जो शुगर बनाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी मार्केट में, उसको डिसाइड हम कर सकते हैं। ओके, किसके आधार पे, ये जो रॉ मटेरियल शुगर केन है उसके आधार पे, क्योंकि जब भी उसकी वैल्यू हमें पता होगी तो उसके बेसिस पे हम जो शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शुगर की वैल्यू कितनी होगी तो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह शुगर केन आपका क्या होगा, एक तरह का डेरिवेटिव। ओके, या फिर उसको आप अंडरलाइंग एसेट्स भी बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, एनसीडीएक्स क्या है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। जैसे कि हमने नाम सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा, शेयर मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, ओके, सेबी उसको रेगुलेट करती है। ओके, जैसे कि शेयर्स का फिर अलग अलग तरह की सिक्योरिटी, बॉन्ड्स हो गए आपके। ओके, तो उनका जिस तरह के शेयर मार्केट पे उनका एक्सचेंज जो ओके बाइंग और सेलिंग होता है, तो उसी तरह क्या होता है कि कमोडिटीज का, देखो यहाँ पे लिखा है कमोडिटी, जैसे कि आपका पल्सेस हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, तो जितनी भी सारी आपकी मटेरियल है, खाने पीने की जो चीजें हैं, आपका गोल्ड हो गया, ओके, सिल्वर हो गया। ओके, तो ये सारी चीजों का क्या होता है, कमोडिटीज से क्या होता है सेलिंग और बाइंग होता है, और उसका भी क्या होता है एक तरह का इंडेक्स डिसाइड किया जाता है, और उसका भी क्या होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। ठीक है, सेलिंग और बाइंग होता है, तो उसी तरह का एक इंडेक्स है कमोडिटी के ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग के लिए, उसको क्या नाम दिया गया है, एनसीडेक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। ओके, याद रखना। देखो उसका रेगुलेशन कौन करता है, सेबी। जिस तरह के शेयर मार्केट का रेगुलेशन सेबी के द्वारा होता है, उसी तरह आपका जो एनसीडेक्स है उसका रेगुलेशन भी कौन करता है, सेबी करता है। ठीक है, सेबी एक बॉडी है, 1992 के एक्ट के तहत सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, नेक्स्ट देखो, एंड ऑनलाइन कमोडिटी एक्सचेंज। एनसीडेक्स आपको क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है आपको कि आप ऑनलाइन जाके कमोडिटीज का क्या कर सकते हो, सेलिंग और बाइंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स टू ट्रेड इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरह की कमोडिटी डेरिवेटिव्स होती है, उनका यूज करने के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फिर जिन भी इंसान की जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे ऑनलाइन कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ओके, या फिर उसकी बाइंग और सेलिंग करनी है अपने पर्टिकुलर प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो उन लोगों के लिए क्या करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनसीडेक्स अवेलेबल करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये क्या एक तरह की पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट रन कंपनी। ओके, उसको कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है। ओके, ध्यान देना। इनकॉर्पोरेटेड का याद रखना है आपको, मीनिंग होता है फाउंडेड, एस्टेब्लिश किया गया था कब, इन 2003। ये जो आपका एनसीडेक्स है उसको 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था, माने कि तभी से ऑनलाइन मार्केट पे उसका
प्रोसेस चालू किया गया था। ओके, 2003 में उसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर कंपनीज एक्ट 1956। जो ओल्ड कंपनीज एक्ट है, जो पुराना कंपनी एक्ट है, जो ओरिजिनल कंपनी एक्ट था 1956 का, उसके तहत एनसीडीएक्स को क्या किया गया है, एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। ओके, आप बोलोगे कि जूना कंपनी एक्ट है तो नया वाला कौन सा है, तो न्यू कंपनीज एक्ट है आपका 2013। हाल में कॉर्पोरेट सेक्टर में जितने भी कंपनीज का गवर्नेंस किया जाता है, ओके, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है या फिर उनकी जो ऑडिटिंग होती है हिसाबों की, वो सारा जो नए कंपनी रूल्स है 2000 कंपनी एक्ट जो 2013 का है उसी के हिसाब से होता है। कंपनी एक्ट 1956 उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि नए जो कंपनी एक्ट 2013 उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज किए गए समय के हिसाब से, और जीएसटी आने के बाद में भी उसमें भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। तो हम सब उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल करेंगे, जैसे जब हम इकोनॉमिक सेक्शन को पढ़ेंगे। ये तो हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स को समझ में आया होगा। रोको की इनिशिएटिव क्या है, आपको रुकना नहीं है, यूपीएससी बहुत लंबी जर्नी, ठीक है, हमें तो अभी बहुत लंबा जाना है। नेक्स्ट फिर हमने देखा टीपीसी क्या होता है, टोटल पोलर कंपाउंड्स, टार्डिग्रेड एक एनिमल के बारे में हमने देखा, और लास्ट टॉपिक हमने देखा एनसीडेक्स। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मुझे आगे आपको किस तरह वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाने हैं, या फिर आपको किस तरह की लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करवाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है मेरे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। आई नो कि आपकी स्टडी जितनी इफेक्टिवली होनी चाहिए थी वो हो नहीं पा रही होगी, लेकिन ट्राई करो कि आप अपने आप को अकेले स्टडी करने की आपको आदत हो सके और आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सको, ठीक है। क्योंकि सब कॉलेज या फिर कोचिंग सब कुछ बंद है, और घर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्टर्बेंस वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि हम जितना इफेक्टिवली हमें स्टडी करनी चाहिए या फिर हमारे जो लिंक होनी चाहिए पढ़ाई की, ओके, तो उस एक तरह के लाइफ में वो पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है कि अड़े रहना है, कि जितना हो सके उतना आपको अभी से ऑप्शनल और एथिक्स की अपनी जो प्रिपरेशन है, या फिर जो भी आप जीएस प्रिपरेशन कर रहे हो आप जल्द से जल्द कर लो, क्योंकि हमको खुद को पता नहीं चलेगा कि दिवाली के बाद आपका नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स कब आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आए तो प्लीज वीडियो बॉक्स कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।